पोर्ट को 50% टैरिफ से टारगेट करने के बाद, ईरान के चाबहार पोर्ट के सैंक्शन वेवर को विड्रॉ करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अब भारत की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेजेंस यानी उसके लोगों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिसके तहत H1B वीज़ा की फ़ी जो अभी वर्तमान में $2000 से $5000 हुआ करती थी, अब उसे बढ़ाकर $100,000 कर दिया गया है। H1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो यूएस कंपनीज और एम्प्लॉयर्स को फॉरेन नेशनल्स को काम करने के लिए हायर करने की परमिशन देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह फ़ी वन टाइम फ़ी न्यू एप्लीकेंट्स पर लागू करने के लिए 2026 में इसे प्रस्तावित किया है और यह किसी भी एग्जिस्टिंग H1B वीज़ा होल्डर पर लागू नहीं होगी। यानी कि अगर आप फ्रेश अप्लाई करते हैं H1B वीज़ा के लिए तो यह 2026 से ये उनके ऊपर लागू होगा और यह वन टाइम पेमेंट होगा, यह हर ईयर नहीं लिया जाएगा। और अगर आप अभी H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो इस एप्लीकेशन को प्रोसेस होने के लिए 6 महीने से 1 साल का वक्त लगता है। यानी अभी भी एक साल से 6 महीने का वक्त है आपके पास। और अगर उसके बाद हम देखेंगे कि इसके और मेजर इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 1 साल तक के लिए वैलिड है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। H1B वीज़ा जो इशू किए जाते हैं वह 2004 से 85,000 तक उन्हें कैप किया गया है, यानी हर साल 85,000 से ज़्यादा वीज़ा इशू नहीं किए जाएंगे। और इनमें से भी जो H1B वीज़ा के लिए एप्लीकेशंस प्राप्त होते हैं वह 4 साल के निम्नतम स्तर पर है, यानी 3,59,000 ही एप्लीकेशंस प्राप्त हुए हैं H1B वीज़ा के लिए। जो टोटल H1B वीज़ा इशूज किए जाते हैं उनमें से 71% इंडियन को ग्रांट किए जाते हैं, यानी जो 71% H1B वीज़ा है वो इंडियंस को ही ग्रांट किए जाते हैं। और इन टोटल इंडियंस में से 60% इंडियन जिन्हें H1B वीज़ा प्राप्त होता है उनकी सैलरी $100,000 से कम होती है। यानी कि अब यूएस कंपनीज और एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज़ को ये जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि वह उन्हें H1B वीज़ा इशू करे। केवल अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो अमेजन कंपनी ने ही 10,000 से ज़्यादा H1B वीज़ा के थ्रू हायरिंग करी है। और यह केवल अमेजन तक सीमित नहीं है, बहुत सारी यूएस कंपनीज लाइक गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट H1B वीज़ा के थ्रू एक्सपर्ट्स को हायर करती है थ्रू ग्लोबल टैलेंट पूल। और यही जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इन कंपनीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्ट लॉन्च के लिए वर्क करते हैं। और अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें तो उन्होंने इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर यह रिएक्शन दिया है कि यह जो स्किल मोबिलिटी और यह जो टैलेंट मोबिलिटी होती है यूएस में H1B वीज़ा के थ्रू, यह ही यूएस के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, रिसर्च और वेल्थ क्रिएशन के लिए एक मेजर रोल की भूमिका निभाते हैं। तो हालांकि ट्रंप ने ये एक पॉलिटिकल मोटिवेशन के थ्रू और पॉलिटिकल रीजंस के कारण H1B वीज़ा को टारगेट किया है, लेकिन यूएस में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिलिकॉन वैली एग्जिस्ट नहीं करती अगर H1B वीज़ा नहीं होता। अगर आप ग्लोबल और सिलिकॉन वैली में अगर आप कंपेयर करें तो बहुत सारे इंडियंस डोमिनेट करते हैं सिलिकॉन वैली में जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर है और वह H1B वीज़ा के थ्रू ही हायर किए गए हैं। तो यह सबसे पहले यूएस को हिट करेगा, बाद में किसी दूसरी कंट्री को। ट्रंप H1B वीज़ा को टारगेट करने के लिए मेन रीज़न ये दे रहे हैं कि वो अमेरिकन जॉब्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अमेरिका के लोगों के लिए। लेकिन उनके इस कदम से सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो यूएस फर्म्स को होगा, यूएस कंपनीज को होगा जो H1B वीज़ा के थ्रू इन ग्लोबल टैलेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है कंपिटिटिव रहने के लिए इस कंपटीशन में। तो सबसे पहले उन कंपनीज को नुकसान पहुंचेगा। और दूसरा जो इमीडिएट इफेक्ट होगा वह इंडियन स्टूडेंट्स का होगा जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में अभी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने हैवी एजुकेशन लोन लिए हैं कि इस होप में कि जब वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो वह अमेरिकन कंपनीज में जॉब स्टार्ट कर सकेंगे या वहाँ अब काम कर सकेंगे। लेकिन एक $100,000 की कॉस्ट को बियर करके कोई भी कंपनी उन्हें जॉब देने से पहले हिचकिचाएगी। इंडियन आईटी सर्विस के ऊपर इमीडिएट इम्पैक्ट ये होगा कि वह डिसरप्ट हो जाएगी, क्योंकि जो स्टाफ को भेजने की कॉस्ट है यूएस में, जो वहाँ पे जो ऑन शोर जो उन्हें वर्क करने के लिए भेजा जाता है उनकी कॉस्ट एकदम से बढ़ गई है, तो उनकी सर्विस डिसरप्ट हो जाएगी। दूसरा, जो H1B वीज़ा होल्डर्स है जो 6 फिगर सैलरीज अर्न करते हैं तो वह अपनी सैलरी से यूएस गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करते हैं और उसके साथ साथ इनोवेशन और जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं उनके डेवलपमेंट पर काम करते हैं। तो
अगर उन्हें यह उनकी एंट्री को डिनाई किया जाता है तो यह न केवल यूएस के टैक्स रेवेन्यू पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो कंपनीज है वो अपनी नई लैब्स और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स है वह उन्हें यूएस के बाहर भी शिफ्ट कर सकती है, ताकि उन्हें यह H1B वीज़ा फ़ी उन्हें ना पे करनी पड़े। और इसका एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस इंडिया के ऊपर भी आ सकता है। जो कई पॉलिसी मेकर्स बात कर रहे हैं ब्रेन गेन, यानी कि जो टैलेंटेड इंडिविजुअल्स जो आईटी या जो आईटी सर्विस में काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स है, जो डॉक्टर्स है, जो साइंटिस्ट है, वह अगर यूएस में नहीं जाएंगे तो वह इंडिया में रहकर वह इंडिया की जीडीपी, इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। जो फर्म्स है उन्होंने चेंज को अडॉप्ट करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, और अपने जो नियर शोर हब्स हैं उन्हें कनाडा और ईस्टर्न यूरोप में शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ साथ वह लोकल यूएस सिटीजन्स को भी हायर कर रहे हैं और अपने प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेट कर रहे हैं। यूएस में ऐसा क्या है कि जो ग्लोबल टैलेंट पूल है वह यूएस की तरफ अट्रैक्ट होता है। सबसे पहले तो जो यूएस की लाइफस्टाइल है, जो वहाँ का सिविक सेंस है, जो डेवलपमेंट है, और जो एक्सेस टू वेंचर कैपिटल, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, और वहाँ पे जो कल्चर है, एंटरप्रेन्योर कल्चर, जो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे जो टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को मिलती है, साइंटिस्ट को, जो आईटी सेक्टर के टॉप जो टैलेंटेड लोग हैं, उन्हें जो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वह दूसरे देशों में नहीं मिलती, स्पेशली इंडिया में। वहाँ पे उन्हें हायर पे स्केल मिलता है, वह एक बेटर लाइफस्टाइल जी पाते हैं। लेकिन पर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया अपनी जीडीपी का 0.64% ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है, जो अपने ग्लोबल देशों और जो दूसरी इकोनॉमी से उनके कंपैरिजन में बहुत कम है। और अगर हम ग्लोबल कंपनीज, जो मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें तो वो अपनी रेवेन्यू का 50% टू 70% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करती हैं। यही इंडियन आईटी कंपनीज अपनी जो रेवेन्यू का है 0.4% टू 0.4% टू 1% ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाए और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे, और उसके साथ साथ जो इंडियन टेक इंडस्ट्री में जो नेसेसरी रिफॉर्म्स है उनको लेकर आए। और यह कैसे अचीव किया जा सकता है? बाय कैपिटलाइजिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड डेवलपिंग न्यू कैपेबिलिटीज़ इन स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पेस सेक्टर। इसके साथ साथ हम नए मार्केट्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं विद इन एशिया, लाइक रशिया एंड चाइना एंड अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप एज वेल। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो यह जो ट्रम्प का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है यह दोनों तरह से हर्ट करेगा। यह इंडियन स्टूडेंट्स और जो इंडियन जॉब सीकर्स है उनके जो अमेरिकन ड्रीम्स है, अमेरिका में जॉब करने का जो ड्रीम है वह डिसअपियर होता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर जो यूएस कंपनीज है, जो यूएस एम्प्लॉयर्स है, जो ग्लोबल टैलेंट पूल स्पेसिफिकली जो इंडिया के ऊपर डिपेंड रहते हैं इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो यह उनके इंटरेस्ट को भी हर्ट करेगा। तो अगर हम यह इंडिया को इस वक्त अगर डिजिटल पावर हाउस बनना है तो उससे जो न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यह इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है। लेकिन अगर हम इनके इकोसिस्टम में डेवलप करें, इनके इकोसिस्टम को डेवलप करें और इसमें इन्वेस्ट करें, ना कि इसके बजाय हम विदेशों की ओर अपना रुख करें और अपने जो टैलेंट को है वह अपन इंडिया में ही रिटेन करके रखें, उन्हें यहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट दे, ऐसा सिविक सेंस लोगों में डेवलप करे, ऐसी लाइफ स्टाइल उन्हें यहाँ प्रोवाइड कराएं कि वह कभी यूएस जाने का सोचे ही ना हो।